सम्मानित व्यवस्था क्या है? जो लोग व्यवस्था में लगाए गए हैं, कृपा करके वहाँ करके अतिथियों का सम्मान करेंगे। हर एक बच्चे को याद रखिएगा, उससे पहले पढ़ने का अधिकार सबको नहीं था। और कुछ ही साल बीते थे 1848 में, जब ज्योतिबा फूले जो माली समाज से आते थे, ओबीसी के लोगों को पता ही नहीं होता। हमारे महापुरुषों को तो दलित समाज के लोग आगे बढ़ा करके बताते हैं कि भाई ओबीसी समाज के लोग आप भी जानो कि आपके महापुरुष कौन। ये तो हम बात के लिए अपने पूरे अपने शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोगों को धन्यवाद देते हैं। और याद रखना, उत्तर भारत में इन महापुरुषों को ले आने का काम एक शख्स ने किया था आजाद भारत में, जिनका नाम था मान्यवर कांशीराम। उन्होंने इन तमाम वैचारिक महापुरुषों को उत्तर भारत तक ले आने और पहुंचाने का काम किया। इसलिए हम मान्यवर कांशीराम की उस भूमिका को हमेशा याद करते हैं। छत्रपति शाहू जी महाराज को यहाँ पहुंचाया। याद रखना माताओं बहनों, आपको भी याद रहना चाहिए, ये जो पढ़ने का अधिकार आपको मिला, मुफ्त में मिल गया था क्या? अभी एक फिल्म आई थी फूले, कितने लोगों ने देखी? जरा हाथ उठाना। जो नहीं भी देखे होंगे हाथ उठा देंगे, कौन जा रहा है चेक करने? लेकिन अगर नहीं देखी हो तो एक बार देख लेना। और 14, अब देखिए, मैं जब आ रहा था तो हर्ष भी साथ में थे, तो मैंने कहा कि नरेंद्र जी के बारे में कुछ बताओ कि उन्होंने अपने इलाके में क्या क्या किया है। तो बहुत राजनीतिक बात नहीं कहूंगा क्योंकि वैचारिक मंच है, राजनीति अलग चीज है। इन्होंने बताया कि इस इलाके में शिक्षा के लिए जितने विद्यालय और अस्पताल खोलने का काम नरेंद्र जी ने किया, इतना इस इलाके में और किस दूसरा किसी ने नहीं किया। ये बात मैं कह रहा हूं। स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय के लिए हम इनको बधाई देना चाहते हैं। और अभी देखिए मंच से ये बात बताई गई कि 14 शो बुक करा के फूले फिल्म को दिखाने का काम इन्होंने किया। और जब लखनऊ में हमारे मंच पर आने वाले थे डॉक्टर आशुतोष वर्मा, उन्होंने भी लखनऊ में पूरा शो बुक करा के फिल्म दिखाने का काम किया। लेकिन याद रखना, आपको एक बात पता है कि नहीं, जब फूले फिल्म बनी और उसमें एक दृश्य दिखाया गया था कि जब ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले शिक्षा देने जाती थी, माताओं बहनों आपने सुना, लड़कियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था इस देश में। जो कहते थे कि सोने की चिड़िया है, हमारा देश सोने की चिड़िया विश्व गुरु है, उनसे जाके पूछना, अगर लड़कियों को पढ़ने का अधिकार था तो सावित्रीबाई फूले को जब स्कूल पढ़ाने जाती थी तो उनके ऊपर गोबर, मैला और कचरा फेंका क्यों जाता था? ज्योतिबा फूले को अपने घर से निकाला क्यों गया? और कूड़े और भिड़े वाला के दीवारों पर बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए गए कि ये जो ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले हैं, ये धर्म के खिलाफ काम कर रहे हैं। काम बोलकर सुनिएगा, धर्म के खिलाफ काम। कौन सा? शिक्षा देना। समझ रहे कि नहीं? इतिहास बोल रहा हूं, 2-4 मुकदमा हो चुका है। उत्तर प्रदेश में बोलने का एक मेडल जरूर ये होता है कि कभी भी आपके ऊपर मुकदमा हो सकता है। फर्जी मुकदमा सबसे ज्यादा देश में कहीं हो रहा है तो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मैंने कुछ सीखा हो न सीखा हो, एक बात जरूर सीखी है, कितना भी संगीन धाराओं में मुकदमा तुम्हारे ऊपर हो, अपना राज ले आओ और जब मुख्यमंत्री बन जाओ तो अपना सारा मुकदमा वापस करा लेना और डिप्टी सीएम का भी मुकदमा वापस करा। क्योंकि हम गलत नहीं बता रहे, इतिहास बता रहे। तुम्हारा कैसा धर्म जिसमें दलितों को शिक्षा देने के लिए तुम गोबर फेंक रहे थे, तुम कचरा फेंक रहे थे, तुम सावित्रीबाई फूले के ऊपर 2 साड़ी लेकर के स्कूल जाते थे पढ़ाने के लिए। मतलब दलित पढ़े ना, महिलाएं शिक्षा न पाए ताकि मानसिक रूप से गुलाम पैदा हो। और उस फिल्म में यही दृश्य दिखाया गया तो वहां के समाज, वहां के कुछ लोगों ने कहा कि हमारा अपमान हो रहा है और उन्होंने उस फिल्म पर कैंची चलवाई। आपको पता है सेंसर बोर्ड ने उस फिल्म पर कैंची चला के बहुत सारे दृश्य बदलवा दिए, बहुत सारे डायलॉग चेंज करा दिए। आप रोक पाएंगे? जरा अपनी भी आलोचना सुनना। और जो नीरज भाई जितनी बात कह के गए, मैं दोहरा इसलिए रहा हूं कि इसको आचरण में ले आना। हमारी जाति की संख्या ज्यादा है तो जितने यादव जी लोग होते हैं उनको लगता है कि हमारा कौन शोषण करेगा। कुर्मी समाज के लोग होते हैं उनको अलग गुमान, जो कुशवाहा बरादरी के उनको अलग गुमान, और जिनकी तादाद कम है उनको झूठ बोल करके, उनको बरगला करके, उनको मंच दे करके उनको अपने से खिलाफ बनाए। जरा बताओ कि आपके महापुरुषों का जब अपमान हुआ तो आप कितना उसका बदला ले पाए या कितना रोक पाए?
फूले दिल पर कैंची चल गई, असली इतिहास में आपको नहीं बताने दिया गया। और ज्योतिबा फूले ने शिक्षा की जोत जलाई थी, पढ़ाई के लिए विद्या बिना मति गई, मति बिना गति गया, गति बिना वित्त गया, वित्त बिना शूद्र गए, और एक अविद्या ने जाने कितने अन्याय अत्याचार कर दिए। हमारे महापुरुषों ने हमारे हाथ में हथियार नहीं पकड़ाए, हमारे महापुरुषों ने संघर्ष करके कुर्बानी दी ताकि हमारे हाथों में कलम और किताब आए। तब अब मैं अगले वक्ता के क्रम में डॉक्टर रामेश्वर वर्मा पवन जी बहराइच बाबूजी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आएँ अब और अपने क्रांतिकारी विचारों से छत्रपति साहू जी महाराज जी की जयंती के पावन अवसर पर शिक्षा एवं सामाजिक विचार संगोष्ठी में आए हुए समतामूलक समाज के सभी लोगों का मार्गदर्शन करें। बाबूजी। कुहासा आसमां में छा रहा है और हम चुप हैं। कुहासा आसमां में छा रहा है और हम चुप हैं। अंधेरा धूप को धकिया रहा है और हम चुप हैं। चुना था गांव के बटवृक्ष का रक्षक जिसे हमने, कुल्हाड़ी हाथ में ले आ रहा है और हम चुप हैं। हिकारत से कहेंगे ये कथा तारीख के पन्ने, अगर हम चुप रहे तो। हिकारत से कहेंगे ये कथा तारीख के पन्ने, शहीदों का लहू चिल्ला रहा है और हम चुप हैं। आज के इस पावन अवसर पर संपूर्ण विश्व को जड़ चेतन सबके कल्याण की भावना से चिंतन और उसी भावना से देशना देने वाले महामानव बुद्ध, संत तिरुवल्लुवर, अशोक, पाखंड विनाशक कबीर, संत प्रवर रविदास, संत तुकाराम जी, माता जिजाऊ, स्वराज संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज, महामना ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, सगुणाबाई क्षीरसागर, शेख फातिमा, और जिनकी जयंती मनाई जा रही है भागीदारी आंदोलन के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, युग पुरुष बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, पेरियारी बी रामास्वामी नायकर, इस राष्ट्र के निर्माता सरदार पटेल, वैज्ञानिक चिंतक महामना रामस्वरूप वर्मा, पेरियार ललई सिंह यादव, जगदेव बाबू, महाराज सिंह भारती, स्वामी अछूतानंद और बहुत सारे लोग, संत संतराम प्रजापति, शिवदयाल चौरसिया जी और कर्पूरी ठाकुर जी, चंदापुरी जी, मानवर कांसीराम जी, और जिन लोगों ने भी मानवता के लिए कार्य किया है, उन सब के महान कार्यों, विचारों, प्रयासों और उपलब्धियों को हम नमन करते हैं। इस मंच की जो भी अध्यक्षता कर रहे हों, सम्मानित अध्यक्ष जी, मंच पर आसीन, उम्र में हमसे बहुत छोटे लेकिन कद में बहुत बड़े, जिन्हें मैं नीरज भैया कहता हूँ, अभूतपूर्व विधायक और अभूतपूर्व मंत्री आदरणीय नरेंद्र वर्मा जी, पूर्व विधायक आदरणीय राजा राम जी, इस छोड़िए संचालन कर रहे हमारे छोटे भाई आलोक जी, अनुज जी, देवेंद्र नीरज जी, मेरे साथ आए हुए इंद्रजीत अंबेडकर, कमलेश मौर्य, रमेश सिंह चौहान और यादव जी, और मंच पर आसीन सभी सम्मानितगण, यहाँ हमारी माताएं, बहनें, बेटियां और भाइयों, यूँ तो हमारे जितने भी महापुरुष हैं जिन्होंने मानवता के लिए कार्य किया है, सबके कार्य लगभग एक जैसे हैं। लेकिन जब किसी राजा का नाम लिया जाता है तो भारत के इतिहास में या तो अशोक दिखाई पड़ता है जिसका साम्राज्य बहुत बड़ा था, देश से बाहर भी था, या एक राजा दिखाई पड़ता है जिनकी जयंती आज मना रहे हैं, राज्य बहुत छोटा था लेकिन काम बहुत बड़ा था।
ये दो राजा अपने आप में अलग थे। शाहू जी महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज के वंश से जुड़े हुए थे। शिवाजी महाराज किसी राजा के बेटे नहीं थे, लेकिन स्वराज स्थापित किया उन्होंने। किन परिस्थितियों में स्थापित किया? और भारत का इतिहास गवाह है, जो पाखंडी इतिहासकारों ने लिखा है उससे हट करके अगर छत्रपति शिवाजी और मराठों के इतिहास को आप पढ़ेंगे तो मात्र 50 वर्ष की उम्र में छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक साथ मुगल साम्राज्य, बीजापुर, निजामशाही, गोलकुंडा, तमाम रियासतों के दांत खट्टे करके और ज़मीन से जुड़े हुए कोली, रामोसी, महार, धनगर, कुनबी, इन तमाम सारी जातियों को और मुस्लिम भाइयों को मिला करके अपनी सेना खड़ी की और उनकी बदौलत स्वराज स्थापित की। ये बात थोड़ी आपको अटपटी लग सकती है। शिवाजी महाराज की हत्या की गई और इस पे कई इतिहासकारों ने लिखा भी। बड़ी साजिश के तहत किले के अंदर उनकी जहर देकर हत्या की गई। उनके बाद उनके बेटे संभाजी गद्दी पर बैठे। संभाजी के बारे में इसमें बहुत आ रहा है और वो हिंदू मुसलमान के नज़रिए से पेश किया जाता है कि औरंगजेब ने बड़ी क्रूरता से हत्या कराई। मैं एक दो उदाहरण देना चाहता हूँ। अगर धर्मांतरण न करने के नाते संभाजी की हत्या की गई तो आप बताइए उस समय औरंगजेब के कैद में संभाजी की पत्नी यशोबाई और उनके बेटे साहू जी, ये साहू जी नहीं, संभाजी के बेटे साहू जी, ये कई पीढ़ियों बाद आते हैं, ये दोनों कैद में थे। उनका धर्मांतरण क्यों नहीं कराया गया? अगर औरंगजेब इतना ही क्रूर था धर्मांतरण के लिए तो फिर मिर्जा राजा जय सिंह का धर्मांतरण क्यों नहीं करवाया? जसवंत सिंह का धर्मांतरण क्यों नहीं करवाया? और मुगल राजा जितने हुए हैं सबसे ज़्यादा हिंदू कर्मचारी औरंगजेब के शासन में रहे, 1/3 से ज़्यादा रहे, उनका धर्मांतरण क्यों नहीं कराया? इस प्रश्न का भी उत्तर चाहिए, लेकिन सच ये नहीं। इसके पहले स्वयं संभाजी भी कुछ वर्षों तक मुगल साम्राज्य में रहे, उस समय धर्मांतरण क्यों नहीं कराया गया? इस पे शोध करना चाहिए। और कौवा कान ले गया, हम कौवे के पीछे न दौड़ें, थोड़ा इस पे विचार करें। लेकिन सब्जेक्ट आज का दूसरा है इधर, इसलिए मैं उसे छोड़ता हूँ। हमारे सीतापुर के नरेश बैठे हुए हैं, बहुत काम किया हमारे साथ। तो मित्रों, संभाजी के बाद छत्रपति राजाराम जो शिवाजी के दूसरे बेटे थे वो गद्दी पर बैठे। 1700 में उनका देहांत हो जाता है। उसके बाद उनकी रानी महारानी ताराबाई, जब हम ये गाते हैं कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, ताराबाई को पढ़िए। ताराबाई वो महिला थी, अपनी वीरता के बदौलत औरंगजेब के दांत खट्टे कर दिए और औरंगजेब उसी शोक में मर गया। ये तमाम इतिहासकारों ने इस बात को लिखा। आप पढ़िए ताराबाई को, वीरता उनकी, लेकिन उनका नाम इतिहास में नहीं लिखा जाता क्योंकि वो उन तथाकथित उच्च कुल वालों की बेटी नहीं थी, वो मराठा थी, इसलिए नाम गुम कर दिया जाता है। ताराबाई के बाद में 1707 में औरंगजेब मर गया तो साहू जी उसके कैद से छूटे, जो संभाजी के बेटे थे। पहले ये जान लीजिए कि शिवाजी प्रथम, शिवाजी द्वितीय, शिवाजी तृतीय, शिवाजी चतुर्थ, राजा राम प्रथम, राजा राम द्वितीय, संभाजी प्रथम, संभाजी द्वितीय, संभाजी तृतीय और शाहजी प्रथम, शाहजी द्वितीय। इस तरीके से कुछ ही नाम हैं जो उस खानदान में जब राजा बनता था तो उसी नाम से राजगद्दी पर बैठाया जाता था। तो उन स्थितियों में शाहजी जब कैद से छूटे औरंगजेब के, साहू जी, तो फिर सत्ता का संघर्ष चला। साहू जी सतारा के शासक हो गए और कोल्हापुर अलग स्टेट स्थापित की गई। पन्हालगढ़ जहाँ था छत्रपति शिवाजी का एक किला, वहाँ पर स्थापित हुई और उसका शासन ताराबाई के हाथ में आया। बाद में राजा राम की दूसरी पत्नी राजसबाई ने अपने बेटे को गद्दी पर बैठाया
और संभाजी द्वितीय के नाम से बैठे। इसके पहले कोल्हापुर की गद्दी पर जो बैठाए गए थे ताराबाई के बेटे शिवाजी प्रथम के नाम से बैठाए गए थे। मित्रों, इसके बाद संभाजी द्वितीय जो हैं वो निसंतान मर जाते हैं, तो उनकी विधवा भोसले वंश के एक बच्चे को गोद लेती हैं और शिवाजी द्वितीय के नाम से वो गद्दी पर बैठता है। और उसके बाद जब वो मरता है तो 12 साल का उसका बेटा गद्दी पर बैठता है और मात्र 21 साल की उम्र में राजमहल में उसकी हत्या कर दी जाती है। उसके बाद 4 साल का उनका बेटा शाहजी के नाम से गद्दी पर बैठता है और शाहजी के मरने के बाद में उनकी 2 पत्नियां हैं। पहली पत्नी से चिमाजी थे जो कराची में स्वतंत्रता आंदोलन में बंद थे, उनकी मृत्यु वहाँ हो जाती है। और बड़ी पत्नी जो सईबाई थी, उनसे जो तीसरा बेटा है वो शिवाजी तृतीय के नाम से गद्दी पर बैठता, वो भी निसंतान है। और इसके बाद अपनी मृत्यु के 3 दिन पूर्व वो अपने भांजे को गोद लेता है, नागोजी को। नागोजी राजाराम द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठते हैं और उनके मरने के बाद उनका बेटा शिवाजी चतुर्थ के नाम से गद्दी पर बैठता है। और संदिग्ध स्थितियों में 1883 में उनकी भी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद सत्ता का संघर्ष चलता है और सत्ता संघर्ष में महारानी आनंदीबाई के सहयोग से यशवंत सिंह घड़गे को गोद लिया जाता है और साहू जी के नाम से गद्दी पर बैठाया जाता है, जो आज जिनकी आप जयंती मना रहे हैं। मित्रों, ये है इतिहास। साथियों, साहू जी महाराज जब गद्दी पर बैठे, उत्तराधिकारी घोषित किए गए, तब 12 साल की उम्र थी, 12 साल से भी कम थी। और 3 साल के थे तभी उनकी माँ मर गई थी और 13 साल की उम्र में उनके पिताजी का भी देहांत हुआ। उनके पिताजी के मित्र थे ICS स्टुअर्ट वेल फ्रेजर। मरते समय जिम्मेदारी दिया कि आप मेरे बेटे की देखरेख करेंगे। वही इनके शिक्षक हुए और फ्रेजर ने जितना जिम्मेदारी के साथ निभाया है काम, अंग्रेजों ने इस देश में जितना ईमानदारी से काम किया है, इस देश को भले ही लूटा, हमने उनके खिलाफ आंदोलन चलाया। जो लूट की उन्होंने राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से उसको माफ़ नहीं किया जाएगा, लेकिन सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से जो कार्य उन्होंने किया उसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। और मित्रों, आपको जानना होगा, फ्रेजर साहब ने बहुत बड़ा काम करके साहू जी के बनने में फ्रेजर का बड़ा योगदान है। अंग्रेज कितने ईमानदार थे, एक उदाहरण देकर मैं आगे बढ़ूंगा। आप सब लोग सुल्ताना डाकू का नाम जरूर जानते हैं। आप जानते हैं, जब नौटंकी देखे होंगे या पढ़े होंगे कि यंग साहब एक अफसर थे अंग्रेजों में, उन्होंने सुल्ताना डाकू को पकड़ा था। सुल्ताना डाकू को फांसी हुई, लेकिन सुल्ताना डाकू के बेटे को यंग साहब अपने साथ ले गए और इंग्लैंड में पढ़ा लिखा करके पुलिस विभाग का बहुत बड़ा अफसर बनाया। यह ईमानदारी थी अंग्रेजों की। इसे हमें जानना होगा कि वो इंसानियत के आधार पर कोई भेद नहीं करते थे। एक डाकू के बेटे को भी अधिकारी बनाया इंग्लैंड। तो फ्रेजर ने बड़ी ईमानदारी से काम किया और गद्दी पर जब ये बैठे 94 में 2 अप्रैल को छत्रपति साहू जी, उसके पहले फ्रेजर ने इनको विधि शास्त्र, इतिहास शास्त्र, समाज शास्त्र और नियम कानून, न्याय शास्त्र सबकी शिक्षा दी और इसके साथ साथ इनके राज्य में और राज्य से बाहर पूरे देश में घुमाने का काम किया। साहू जी महाराज ने नासिक देखा, आपका बनारस देखा, पंडों की लूट देखी, मथुरा देखा, पंडों की लूट देखी, बहुत कुछ सीखा। और सीखने के बाद में आप विस्तार से अगर पढ़ेंगे तो किस तरीके से उन्होंने वहीं से मन बना लिया कि इस पाखंडवादी व्यवस्था के खिलाफ हमें काम करना है। साहू जी महाराज ने काम शुरू किया। आप जानते हैं, एक बात सब लोग कहते हैं कि उन्होंने रिजर्वेशन दिया। मैं रिजर्वेशन की बात बिल्कुल नहीं करता। साहू जी महाराज ने रिजर्वेशन नहीं दिया, भागीदारी दी, हिस्सेदारी दी। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इसे प्रतिनिधित्व कहा। आरक्षण मत कहिए। आरक्षण कहने पर हमको लगता है कि जैसे कोई भीख मिल रही है।
आरक्षण नहीं, हमें हिस्सेदारी मिली। इस देश में हमारा हिस्सा है, सबसे ज़्यादा कुर्बानी हमारे लोगों ने दी है। अगर अंग्रेज़ों से भी लड़े हैं तो हमारे लोग सबसे ज़्यादा लड़े हैं। इस देश में 3 तरीके के लोग लड़ रहे थे। एक राजे महाराजे लड़ रहे थे अंग्रेज़ों से, जिनको अपना राज्य प्रिय था। दूसरे तरफ वह लोग लड़ रहे थे जिनको अपनी सामाजिक सांस्कृतिक श्रेष्ठता प्रिय थी, वर्ण व्यवस्था के नाते श्रेष्ठ कहे जाते थे। वो लोग लड़ रहे थे कि अंग्रेज कानून बनाकर सबको बराबर अधिकार दे रहा है। और तीसरे सबसे ज़्यादा वह लोग लड़ रहे थे जो कट मार तो रहे थे, लेकिन ये पता ही नहीं था कि वो आज़ादी के लिए क्यों लड़ रहे हैं। वो हमारे लोग। सबसे ज़्यादा कुर्बानी हमने दी, तो सबसे ज़्यादा अगर संख्या भी हमारी है तो सबसे ज़्यादा हिस्सा भी जाके धन धरती में, शासन प्रशासन में हमें मिलना चाहिए। और अगर नहीं मिला है तो संविधान विरोधी कार्य है, ये बेईमानी है, ये बेईमानों की चीज़ है। उसी को तोड़ करके हमें अपना हिस्सा लेना है। साहू जी महाराज ने 1902 में ही 26 जुलाई को 50% की हिस्सेदारी अपने लोगों को दिया। लेकिन जब दिया तो विरोध शुरू हुआ, अपने लोगों को बैठाया गया। तो भाई, जिसको सदियों से पढ़ने का अवसर नहीं मिला हो वो राजकाज में दक्ष तो नहीं होगा। तो जो पहले से अधिकारी बैठे थे वो विरोध करने लगे। और एक दिन राज दरबार में ही अभ्यंतर नाम के एक अधिकारी थे, वो आ गए और उन्होंने वही कहा कि ये अन्याय है महाराज हम लोगों के खिलाफ, और ये लोग कुछ जानते नहीं जिनको आपने भर्ती किया। साहू जी महाराज चुप रहे। अगले दिन घुड़साल में बुलाया। आप लोग घटना सब लोग जानते होंगे, घोड़े के चने वाली। लेकिन अभ्यंतर नामक अधिकारी को बुलाया और सारे घोड़ों को छोड़ दिया, चने डाले गए, कमज़ोर घोड़े। तब साहू जी ने उदाहरण दिया कि इसलिए इसकी ज़रूरत है कि जो कमज़ोर लोग हैं उनको हिस्सा दिया जाए। मित्रों, साहू जी महाराज का काम केवल भागीदारी का नहीं है। जीवन का कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें उन्होंने काम न किया हो। और जिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को हम आज जानते हैं, भले ही वजीफ़ा के रूप में बड़ौदा के राजा सयाजीराव गायकवाड़ ने दिया हो, देर में भी मुलाकात हुई हो साहू जी से, लेकिन बनाने में जो काम साहू जी महाराज ने किया है उन संबंधों को हमें जानना चाहिए। मात्र करीब 5-5 साल तक संपर्क में रहे। आज जो हमारा संविधान है, महिलाओं को अधिकार, हिंदू कोड बिल जिसको आप आरक्षण कहते हो, जिसे बाबा साहब ने प्रतिनिधित्व कहा, वो छुआछूत, वैज्ञानिक चिंतन, सबको हकदारी, वजीफा, शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा, महिलाओं को शिक्षा, ये तमाम सारे काम छत्रपति साहू जी ने अपने राज्य में किए थे और उनको दोहराया बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने संविधान में। इसलिए इसकी शुरुआत छत्रपति साहू जी ने बहुत पहले कर दी थी। जो आप डबल वोट के अधिकार की बात करते हैं, साइमन कमीशन आया था, छत्रपति साहू जी ने इसको भी 1918 में शुरू किया था। अंग्रेज़ों से मांग भी की थी, आंदोलन भी चलाया था, उनको पत्र भी लिखे थे और अपने राज्य में करने के लिए उन्होंने अंग्रेज़ों को लिखा था। मित्रों, मैं थोड़ा तेज बोल रहा था, हमें लगता है समय को हमें थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। तो विषय मैंने पहले कहा, विषय बहुत बड़ा है, मैं थोड़ा आता हूँ। नागपुर परिषद अछूतों का पहला सम्मेलन छत्रपति साहू जी ने माड़गांव में आयोजित किया। स्वयं आयोजक थे, उनके राज्य में था कागल में, कागल उनकी रियासत थी उनके पिताजी की, वो समाहित हो गई थी कोल्हापुर में। वहाँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को अध्यक्षता कराई और फिर दूसरी उन्होंने नागपुर में आयोजित। जब नागपुर में आयोजित किया, बहिष्कृत समाज के लोगों ने वो साहू जी महाराज के पास आए और उनसे कहा आप अध्यक्षता करें। साहू जी महाराज ने कहा कि तिलक तो आपकी बड़ी प्रशंसा करते हैं, उनसे अध्यक्षता क्यों नहीं करवाते। आयोजकों ने कहा कोई आ जाए, मैं मर जाऊंगा, लेकिन तिलक जैसे लोगों को अध्यक्षता के लिए नहीं बुला सकता, वो हमारे विकास के लिए नहीं, विनाश के लिए काम करते। साहू जी महाराज आए और जब उन्होंने
क्लियर कर दिया कि हम आएंगे, अध्यक्षता करेंगे, तो उनका विरोध शुरू हुआ। और विरोध शुरू हुआ तो कुलकर्णी परिषद ने उनके चरित्र हनन की बात भी की। चरित्र हनन के लिए कहा कि कोल्हापुर में किसी की इज्जत और किसी का जीवन सुरक्षित नहीं है। रैयत एसोसिएशन ने कहा कि किसी की औरत की इज्जत और जीवन सुरक्षित नहीं है। और यही बात जिन तिलक को आप पढ़ते हैं कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है कहा था, उन्होंने अपने केसरी अखबार में छाप करके छत्रपति साहू जी के चरित्र हनन का काम है। हमारे लोग जब भी आंदोलन करते हैं, हमारे लोग जब भी वंचित समाज को अधिकार देना चाहते हैं, तो उनके चरित्र पे दाग लगाया जाता है। आप जानते हैं लॉर्ड बुद्धा के खिलाफ भी चिंचा का उदाहरण आपके सामने है। चिंचा को किस तरीके से भेज करके उनके चरित्र हनन का काम किया गया। संभाजी के चरित्र पर किस तरीके से कीचड़ उछाला गया, उनके चरित्र हनन का काम किया गया। छत्रपति साहू जी के चरित्र का हनन काम किया गया। और आज भी ये काम आपको दिखाई पड़ता है। और ब्राह्मणवादी मीडिया इस चीज़ को बढ़ाने का काम करती है। हमारा कोई आदमी जब आगे बढ़ करके समाज के लिए काम करता है, वंचित लोगों को इकट्ठा करता है, आपको जागरूक करना चाहता है, तो उसके चरित्र पे कीचड़ उछालने के लिए फर्जी तरीके से कहीं न कहीं से दाग लगाने का प्रयास किया जाता है। तो हमारे लोगों को इस बात को जानने की ज़्यादा ज़रूरत है। मित्रों, साहू जी महाराज कैसे थे, एक उदाहरण दूँ। साहू जी महाराज से पहले जब राजा जाता था शिकार खेलने या अपने राज्य में घूमने, वो डेरा डालता था, रात में रुकता था, सिपाही जाते थे, सामान ले आते थे, और राजकोष से तो पैसा आता था, लेकिन उस गरीब आदमी को पैसा नहीं मिलता। साहू जी ने इस पर आदेश दिया कि जिसके घर से आए उसका नाम नोट किया जाए, और इसकी मैं जांच कराऊंगा कि उसे उसके सामान का पैसा मिला या नहीं। और जब पहली बार अपने राज्य में जाके वो एक गांव में रुके, राजसी खाना अलग बन रहा था। साहू जी महाराज ने कहा मैं घूमना चाहता और मेरे साथ कोई नहीं जाएगा। एक दो लोगों को लिया, कहा हम जा रहे हैं। गांव में घूमते गए, जो सबसे जीर्ण शीर्ण झोपड़ी दिखाई दी, खड़े हो गए, पुकारा, एक बुढ़िया निकली। साहू जी महाराज ने पूछा आपके घर में कौन है माता जी? उसने कहा मैं विधवा हूँ और मेरा कोई नहीं है, मैं अकेली। साहू जी ने कहा आपने कुछ बनाया है? कहीं नहीं बनाया तो नहीं है, सवेरे की बासी रोटी रखी है। साहू जी बैठ गए, कहा वही मैं खाऊंगा। और एक राजा वहाँ बैठ करके खाना खाता है, एक विधवा की बासी रोटी खाता है, और अपने हिस्से का खाना उसके पास भिजवाता है कि हमारी प्रजा जाने हमारा राजा क्या खा रहा है, और राजा को जानना चाहिए कि प्रजा क्या खा रही है। ऐसे राजा थे छत्रपति साहू जी महाराज। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो मिलन होता है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब पीएचडी करके आए, आज जो कद उनका है पूरी दुनिया में ज्ञान के सूर्य कहे जाते हैं। लेकिन जब पहली बार वो पीएचडी करके आए तो उनका कद क्या था? केवल इतना कद था कि महार समाज का एक बेटा बड़ा होनहार है, वो विदेश से पीएचडी करके आया, इससे ज़्यादा कोई औकात नहीं थी। उससे पहले साहू जी महाराज ने कोल्हापुर की नगर पालिका का चेयरमैन एक अनुसूचित जाति के आदमी दत्तोबा पवार को बना दिया। दत्तोबा पवार से कहा हमें बम्बई चलना है। उनको ये नहीं बताया कहाँ चलना। बम्बई गए और बम्बई में जा कर के उन्होंने कहा हमें अम्बेडकर के घर चलना। आप ज़रा कल्पना कीजिए, जिस बेटे को, जिस बच्चे को क्लास में बैठने न दिया गया हो, छुआछूत किया गया हो, इतनी हिकारत से देखा जाता रहा हो, उसके घर पे अचानक एक राजा पहुंच जाए और उसके कानों में पड़े कि राजा मिलने आया है, उसकी हालत क्या रही होगी आप अंदाज़ा लगा सकते। डॉक्टर अम्बेडकर की आंखों से उस समय आंसू गिर रहे थे, खुशी के आंसू कि एक राजा हमसे मिलने आया है। साहू जी महाराज बैठे, बातें की, और पहली बार जो मूक नायक बाबा साहब ने निकाला था उसके लिए बात साहू जी ने छेड़ी और सहयोग देने का काम किया। वहाँ से मूक नायक शुरू हुआ। ऐसे थे छत्रपति साहू जी महाराज। महिलाओं की शिक्षा के लिए काम किया, अनिवार्य शिक्षा शुरू की, लेकिन महिलाओं की अनिवार्य शिक्षा नहीं चली तो अनिवार्यता ख़त्म की। बच्चों की अनिवार्य शिक्षा और निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा महिलाओं। और इतना ही नहीं, गांव-गांव उन्होंने स्कूल खोले। कुलकर्णी जो लगान वसूलता था,
कुलकर्णी की प्रथा खत्म की। पटेल अनपढ़ होते थे, जो पाटिल होते थे, पटेल होते थे, वो मुखिया होते थे, ये सचिव होता था। कुलकर्णी ब्राह्मण होता था, ये बेईमानी से पैसे वसूलता था और किराए पे देता था, ब्याज पे देता था। साहू जी महाराज ने कानून वापस लिया, कहा जो ज़मीन मिलती है वो भी हम वापस लेते हैं, वो सरकार की है, तुम्हारी नहीं है। और तलाती प्रथा उसकी जगह उन्होंने शुरू की और उसको उन्होंने शिक्षा की योग्यता के आधार पर करना शुरू किया। विभिन्न जातियों के लोग भरना शुरू किया। शिक्षा के लिए 5 लोगों के हर गांव में कमेटी बनाई गई और उस कमेटी में हर जाति के लोगों को रखा गया। इस तरीके से शिक्षा का काम किया। छुआछूत के बारे में गंगाराम कांबले की कथा सब लोग जानते हैं, लेकिन साहू जी महाराज ने इतना ही नहीं किया। एक बेटा अपने बाप को नियारी लेके, नियारी आप जानते हैं, नियारी जिसको बासी लेके जाता है, कोई काम कर रहा है बाप खेत में, खलिहान में, कहीं पर, वहाँ उसके घर का कोई लेके जाता है बासी। साहू जी महाराज घूमने निकले थे, वो अपना नियारी लिए जा रहा था फटे कपड़ों में। साहू जी महाराज ने रुकवाया और कहा कहाँ जा रहे हो? फटा कपड़ा पहने वो लड़का अपने रथ पे बैठा लिया। उसने कहा कि मैं पिताजी को नियारी देने जा रही हूँ। कहा अच्छा खोलो, इसमें क्या है? उसका खाना खाने लगे और कहा अपने पिताजी को ले जाके ये खाना दे देना, रथ में रखा हुआ खाना। आप सोचिए, इस तरीके से एक नहीं बहुत सारी घटनाएं हैं समाज के लिए जो उन्होंने किया। अपने राज परिवार के लिए जितने चाहे वो रथ संचालक रहे हो, चाहे गाड़ी चलाने वाले, गाड़ियाँ आ गई थी उस समय, वो केवल उन्होंने अनुसूचित जात, जिसको उस समय अछूत कहा जाता था, उसी समाज के लोगों को रखा। ऐसे एक नहीं, आप बावली जानते हैं, राजसी बावली जिसमें अछूतों का नज़दीक जाना प्रतिबंधित था, वहाँ पर एक महिला को तैयार करके, विलम्ब हो रहा होगा हम जानते हैं, मैं ख़त्म कर रहा हूँ बहुत बार, तो उन स्थितियों में उससे कहा तुम घड़ा भरना और मैं पहुँच जाऊँगा। उसने घड़ा डाला, सिपाहियों ने पकड़ लिया, उसे मारा पीटा और तब तक साहू जी महाराज दिखाई पड़े। उनके सामने ले गए, कहा महाराज इसने बहुत बड़ा अपराध किया है, शाही बावली में इसने घड़ा भर दिया, ये तो अछूत है। साहू जी महाराज तुरंत बेहोश हो गए, पहले से तय था उनका, और बेहोश होते उन्होंने कहा पानी, और उस महिला से जैसा तय था उसने अपने घड़े का पानी निकाल के उनके मुंह पर डाल दिया। बेहोश हुए नहीं थे साहू जी, वो उठ के बैठे और कहा पानी किसने डाला? लोगों ने बताया इस महिला ने डाला। कहीं जब जिस घड़े के पानी के पड़ने से मेरी बेहोशी खत्म हो सकती है, उस घड़े को शाही बावली में डुबोने से वह अपवित्र कैसे हो गया? आज से ये बावली सबके लिए खुली है। मित्रों, एक नहीं हजारों उदाहरण हैं। मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी स्थापित करके मुसलमानों की शिक्षा के लिए भी काम किया उन्होंने। कायस्थों के हॉस्टल के लिए, मराठों के हॉस्टल के लिए, अस्पृश्य समाज के हॉस्टल के लिए एक नहीं तमाम सारे हॉस्टल बनवाए। सरकारी अनुदान पे उन्होंने काम किया, कोई भी क्षेत्र उन्होंने छोड़ा नहीं। हर क्षेत्र में छत्रपति साहू जी महाराज ने काम किया है। दुर्योग है कि हमारे बीच बहुत कम उम्र में वो चले। मैं ये घटना, चूँकि संचालक की बड़ी परेशानी हो जाती है, जब ज़्यादा वक्ता होते हैं संचालक की बड़ी दिक्कत होती है। वो चाहता तो है कि हमारा हर वक्ता बहुत देर बोले, वो चाहते बड़ा, मेरे लिए बड़ा प्यार है इनके दिल में, लेकिन बार बार सोचते हैं कब बंद करें। तो मैं ये घटना कह करके बंद करूँगा, अन्यथा छत्रपति शिवाजी पर अगर मैं बात करूँ तो 4-6 घंटे भी कम है। मैं गया हूँ, आज जो उनके बेटी के नाती संभाजी राजे हैं, उनके आमंत्रण पर हम लोग गए थे। उसमें हमारे ये भैया भी साथ में थे, वर्मा जी बैठे हुए हैं आपके सामने जी, हाँ, तो ये भी थे। 24 लोग गए थे उनके आमंत्रण पे, उन्होंने रहने और खाने की व्यवस्था की थी, पूरा हम लोग घूमे थे। तो बहुत सारी यादें वहाँ की व्यक्तिगत हैं और किताबों से पढ़ करके भी बहुत सारी यादें हम लोगों के पास हैं। मैं एक घटना कह करके बात ख़त्म करूँगा। आप जानते हैं छत्रपति साहू जी के छोटे बेटे, उनका भी शिवाजी नाम था, वो शिकार खेलने गए थे और उसी में वो गिर पड़े। घोड़े की नाल उखड़ गई थी, घोड़ा भी उनके ऊपर गिर पड़ा और उनकी फिर 4-5 घंटे बाद अस्पताल में देहांत हो गया।
उनकी पत्नी 13 साल उम्र थी, रानी इंदुमती। साहू जी महाराज ने निश्चय किया इन्हें पढ़ाएंगे। पूरा पुरोहित वर्ग लगा था कि इनको विधवा के उसमें आना चाहिए। हमारा धर्म ऐसा कहता है कि जिसका पति मर जाए उसे सफ़ेद कपड़े पहनने चाहिए, उसे चूड़ियाँ तोड़ देनी चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, श्रृंगार नहीं करना चाहिए। और पढ़ाई तो बड़ी दूर है। उन्होंने समझा बुझा करके महारानी को भी तैयार कर लिया। महारानी लक्ष्मी भी उनके साथ हो गई। वो भी यही कहने लगी कि हमें धर्म के हिसाब से इसको वैधव्य जीवन जीना है। साहू जी महाराज ने 5-5 ट्यूटर लगाए और जब वहाँ राजमहल में नहीं चला तो सोनतली आश्रम में रहने की व्यवस्था की। 4 और लड़कियाँ जो उसके हम उम्र थीं रानी इंदुमती के, उनके भी पढ़ने की व्यवस्था की। अलग समाज से ला करके विभिन्न जातियों के, और 5 लड़कियों के लिए 5 टीचर लगाए गए, उनकी शिक्षा दिलाई। शिक्षा दिलाने के बाद में आप जानते हैं साहू जी महाराज के न रहने के बाद रानी इंदुमती ने साहू जी के काम को आगे बढ़ाया। डिग्री कॉलेज स्थापित किया, महिलाओं का ऑल इंडिया 7वां सम्मेलन करवाया रानी इंदुमती ने, और कई स्कूल खुलवाए महिलाओं के लिए। और डिग्री कॉलेज तो बड़ी चीज़ थी और बहुत काम किया है। तो इस तरीके से साहू जी महाराज ने बहुत सारा काम किया है। बातें बहुत सारी हैं, मैं कहता रहूँगा, आप सुनते रहेंगे, लेकिन मैं अपने संचालक जी के आक्रोश का शिकार नहीं होना चाहता। इसलिए आदरणीय दुष्यंत कुमार के गज़ल की पंक्तियाँ जो मुझे ज़्यादा प्रिय हैं, उन्हीं को कहते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, फिर हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी ये कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, सख्त है लेकिन कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर नगर में, हर गली, हर गांव में हाथ लहराते हुए बात चलनी चाहिए। मेरे सीने में न सही, आपके सीने में सही, आपके सीने में न सही तो आप सबके सीने में सही। हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए, जलनी चाहिए, जलनी चाहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय समाज।